नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ वेक्टर्स। बेटा वेक्टर्स को किस तरह से ऐड करते हैं वो देखते हैं। पहली बात तो ये क्लियर कर लेना कि बेटा हम सिर्फ उन्हीं वेक्टर्स को जोड़ सकते हैं जो सेम फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करते हो। आई मीन टू से इज दैट कि हम फोर्स से फोर्स ऐड कर सकते हैं, मोमेंटम से मोमेंटम ऐड कर सकते हैं, एक्सेलरेशन से एक्सेलरेशन ऐड कर सकते हैं, लेकिन कभी हम फोर्स से एक्सेलरेशन ऐड नहीं कर सकते, हम कभी फोर्स से मोमेंटम ऐड नहीं कर सकते। तो पहली बात तो बेटा ये तय है कि सेम काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड ओनली। बेटा सिर्फ और सिर्फ सेम काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज को हम ऐड कर सकते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज को हम ऐड नहीं कर सकते। तो चलिए बेटा क्या कहानी है सुनते हैं। एडिशन ऑफ वेक्टर्स को खास तौर से बेटा किसी दो वेक्टर को जोड़कर तीसरे वेक्टर के बराबर करने के लिए दो बेसिक लॉज हमारे पास, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दोनों को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बेटा मान लीजिए आपके पास एक वेक्टर है ए, दूसरा वेक्टर है बी, और इन दोनों का सम है लेट से मेरे बच्चे सी। तो कैसे करना है बेटा, इसके मैं तुम्हें दो रास्ते बता रहा हूँ। पहला, फिर हम सारी बेटा डेरिवेशन वगैरह सब करेंगे। पहला है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सुनना बेटा, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये कहता है कि मान लीजिए कि आपके पास पहला वेक्टर है, लेट से ये ए, ये है आपका ए वेक्टर, ये इसकी टेल है, ये इसका हेड है, ये है वेक्टर ए, पहला वेक्टर बेटा ये। और दूसरा वेक्टर मान लीजिए बेटा ये है बी, और मुझे इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है। तो आप पहले वाले वेक्टर के टेल से दूसरे वाले वेक्टर के हेड तक एक वेक्टर बना दीजिए, दैट वेक्टर विल बी द रिजल्टेंट वेक्टर। तो आप कह सकते हो कि दिस, पहले वाले वेक्टर के टेल से दूसरे वाले वेक्टर के हेड तक आप एक एरो बना दीजिए, इसको हम रिजल्टेंट वेक्टर कह सकते हैं। तो एक काम कीजिए बेटा, सी मत लिख दीजिए, इसको आर लिख दीजिए यार, रिजल्टेंट की फीलिंग बेटा आर से आती है ना, इसलिए तो इसको आप रिजल्टेंट वेक्टर कह सकते हो। दिस इज बेसिकली योर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। मैं इस बात के पीछे का लॉजिक भी आपको बता सकता हूं। जैसे मान लीजिए कोई बालक पहले यहां से चलता 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 यहां पहुंचा, तो पहला डिस्प्लेसमेंट तो उसका हो गया ये। फिर वही बालक यहां से चलता चलता, यहां से चलता चलता, यहां से चलता चलता यहां पहुंच गया, पहला डिस्प्लेसमेंट ये, दूसरा डिस्प्लेसमेंट ये। मैं आपसे पूछूं बेटा नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो आपका जवाब होगा कि सर नेट डिस्प्लेसमेंट तो ये है, पहले वाले पॉइंट से आखिरी वाले पॉइंट तक ऐसे एरो खींच दो, सर दिस इज अवर नेट डिस्प्लेसमेंट। सो दिस इज योर रिजल्टेंट विच इज फ्रॉम टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू हेड ऑफ द सेकेंड वेक्टर। मैं इस बात को थोड़ा और बेटा बढ़िया से लिखाने की कोशिश करता हूं आपको। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के लिए पहले आप वेक्टर्स को इस तरह से अरेंज करें कि पहले वाले वेक्टर के हेड पर, सुनना बेटा, पहले वाले वेक्टर के हेड पर दूसरे वाले वेक्टर के टेल को कोइंसाइड कर दो। कोइंसाइड मतलब बेटा वहां पर लाकर रख दो, और फिर जो रिजल्टेंट होगा वो पहले वाले वेक्टर के टेल से दूसरे वाले वेक्टर की हेड तक एक एरो खींच दो। दिस इज योर रिजल्टेंट वेक्टर। दिस लॉ इज नोन एज अवर ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बेटा इसका नाम ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्यों पड़ा समझ तो गया ना, बिकॉज फाइनली बेटा ये किसकी तरह नजर आ रहा है आपको, ट्राइंगल की तरह, जिसमें से दो साइड्स तो वो वेक्टर हैं जिनको हम जोड़ रहे हैं, और तीसरी साइड वो है जो इसका रिजल्टेंट है। सो बेटा मैं बोलता हूं इस बात को, अरेंज वेक्टर ए एंड वेक्टर बी such that tail of vector B coincides with head of vector A, comma, then resultant
आर वेक्टर, बेटा आर वेक्टर बोल दो या फिर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बोल दो, देन रिजल्टेंट आर वेक्टर विल बी ए वेक्टर फ्रॉम tail of vector A to head of vector B। A की टेल से B के हेड तक बड़ा जो वेक्टर आएगा ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर आएगा। दिस विल बी अवर A वेक्टर प्लस B वेक्टर। कुछ एग्जांपल्स आपको और दिखा दो बेटा, जैसे आप अगर देखना चाहो, जैसे मान लीजिए बेटा कोई बालक यहां से चलता 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 इधर गया, ये हमारा पहला डिस्प्लेसमेंट है। लेट्स बेटा दिस डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर, ठीक है ना। फिर वही बालक चलता 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 ये हो गया, ये बेटा उस बालक का दूसरा डिस्प्लेसमेंट है। मैं आपसे पूछ बेटा रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो आप बोलोगे कि सर ये रही इनिशियल पोजीशन, ये रही फाइनल पोजीशन, दिस इज अवर रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। रिजल्टेंट बोल दो या बेटा ऐसे बोल दो कि दिस इज बेसिकली अवर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, दिस इज अवर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो जब भी बेटा आपको ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाना हो तो आप बेटा बड़े आराम से इस तरह से लगा सकते हैं। बस इस बात को ध्यान रखना कि हमारे ए वेक्टर के जो हेड है वहाँ पर बी वेक्टर का टेल कोइंसाइड करना चाहिए, और रिजल्टेंट जो होगा वो ए वेक्टर के टेल से बी वेक्टर के हेड तक जो एरो खींच रखी है बेटा वो आपका रिजल्टेंट होगा। आई होप दैट्स ओके। आगे चलिए बेटा, बढ़िया है। ये बेटा मैंने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आपको स्टेट किया। अब चलिए बेटा ऐसा ही एक लॉ और है, हालांकि बेटा आपने अभी तक फॉर्मूला नहीं निकाला है, निकालेंगे फॉर्मूला भी निकालेंगे। अभी तो आपको सिर्फ और सिर्फ फील करा रहा हूँ बेटा वेक्टर्स होते कैसे हैं, जुड़ते कैसे हैं, ठीक है। ऐसा ही एक लॉ और है, दैट इज पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। बेटा पहला वाला ट्रायंगल लॉ था और बेटा ये आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, सॉरी पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो चलिए बेटा क्या है ये लॉ, इसको भी देखते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि बेटा आपके पास एक वेक्टर है ए, ठीक है ना, और ये एक वेक्टर है लेट्स से बेटा बी, ठीक है ना। इस बी को उठाओ और बिना डायरेक्शन चेंज किए यहां ले आओ, ले आया बेटा मैं। दिस इज अवर बी वेक्टर। बेटा याद करो ए वेक्टर और बी वेक्टर के टेल जोड़ने के बाद हम उनके बीच का एंगल डिफाइन कर पाते थे। तो दिस इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। वो अलग बात है कि बेटा ये वाला एंगल थीटा होगा तो बेटा ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा। ये एंगल थीटा तो ये वाला एंगल। इसी तरह से इस ए को उठाओ और बिना डायरेक्शन चेंज किए यहां ले आओ। दिस इज योर ए वेक्टर। ये मत सोचना कि सर ने है ना 4 वेक्टर ले लिए, बेटा वेक्टर 2 ही है बस। यहां पर भी ए दिखा रखा है, यहां भी ए रखा है, यहां भी देखा है, यहां भी देखा है। दिस थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। चाहे यहां दिखा दो बेटा, चाहे यहां दिखा दो, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का जो एंगल है बेटा आपका थीटा है। अब बात आती है बेटा रिजल्टेंट की। हालांकि हमें हल्का फुल्का रिजल्टेंट पता ही है कि बेटा ए ऐसे पड़ा है, बी ऐसे पड़ा है, और ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के हिसाब से इसकी टेल से इसके हेड तक ये आपका रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट तो अब भी वही रहेगा बेटा, आर वेक्टर बोलना चाहो आर वेक्टर बोल दो, या ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बोलना चाहो, एक ही बात है। सर तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की तरह से बता दिया आपने, हाँ बेटा बता दिया। लेकिन जब एक बार ये आंसर आ गया तो मैं सोच रहा हूं कि इसको एक अलग तरह से मैं बोलने की कोशिश करता हूं। मैं ऐसे बोलता हूं कि ए वेक्टर और बी वेक्टर से मैंने एक पैरेललोग्राम बना दिया। बेटा देखना ये पैरेललोग्राम है, ये वाले साइड और ये वाले साइड पैरेलल, ये वाले साइड और ये वाले साइड पैरेलल, देन द रिजल्टेंट विल बी ए डायगोनल। बेटा सुनना, रिजल्टेंट विल बी ए डायगोनल व्हिच इज फ्रॉम कॉमन टेल्स टू कॉमन हेड्स। बेटा क्या बोला, कॉमन टेल से कॉमन हेड। यहां पर बेटा ए और बी दोनों का हेड है, यहां पर आपका ए और बी के टेल है। तो कॉमन टेल से कॉमन हेड जो डायगोनल है बेटा वो डायगोनल आपका रिजल्टेंट है।
सर आपको ऐसा बोलने की जरूरत क्यों थी कि कॉमन टेल टू कॉमन हेड? सर सीधा ऐसे बोलते थे डायगोनल, बड़ा डायगोनल तो एक और भी है, ये वाला भी है, और रिजल्टेंट ये तो नहीं है। तो मैंने इस बात को आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये आंसर नहीं है और आंसर ये है, ये बताने के लिए मैंने डायगोनल के साथ साथ एक शब्द और यूज किया कि कॉमन टेल से कॉमन हेड, कॉमन टेल से कॉमन हेड, ऐसे मैंने यूज किया। तो बेटा मैं रिजल्टेंट लिख रहा हूं, मैं सॉरी रिजल्ट लिख रहा हूं, आंसर लिख रहा हूं कि पहले बेटा हमारे ए वेक्टर और बी वेक्टर से पैरेललोग्राम बनाइए। बेटा पैरेललोग्राम कैसे बनेगा? ए वेक्टर के पैरेलल ऐसे, बी वेक्टर के पैरेलल ऐसे, तो 4 साइड्स बन गई। देन द रिजल्टेंट विल बी ए डायगोनल फ्रॉम कॉमन टेल्स टू कॉमन हेड्स। तो बेटा सुनना इस बात को, मेक ए पैरेललोग्राम using a vector and b vector as sides। a वेक्टर और b वेक्टर को यूज करते हुए बड़ा पैरेललोग्राम बनाओ, ठीक है ना? मेक ए पैरेललोग्राम यूजिंग a वेक्टर एंड b वेक्टर एज साइड्स एंड देन the diagonal from common tails to common heads will be resultant, that is a vector plus b vector। तो बेटा ये जो डायगोनल है ये हमारा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होगा। आई होप दैट्स फेयर। तो बेटा अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ है ना फील किया है कि रिजल्टेंट कैसा होगा, हमने रिजल्टेंट की लेंथ नहीं निकाली है और ऐसे कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन भी नहीं निकाली है। हम सारे काम करेंगे, धीरे धीरे करते हैं, ठीक है ना? चलिए बेटा अब हम हल्की सी डेरिवेशन करते हैं, और अच्छी सी डेरिवेशन है, बढ़िया सी डेरिवेशन है, और हम इससे रिजल्टेंट का कितना मैग्नीट्यूड आएगा वो भी निकाल लेंगे, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी बेटा वो भी हम निकाल लेंगे। सारे काम बन जाएंगे अपन से बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक। तो सुनना बेटा, सुनना बेटा, एक हल्की सी बेटा डेरिवेशन है। आप चाहो तो बेटा फाइनल रिजल्ट भी याद कर सकते हो, बट इट्स नॉट दैट टफ कि आप उसको स्किप करें। आप बेटा इसको बड़े आराम से निपटा सकते हो, इसमें कोई खास दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए बेटा, कहानी ऐसी है, आपके पास ये वेक्टर ए, बेटा इस बार स्मॉल ए लिख दूं, और वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है बेटा मैंने वो स्मॉल ए लिख रखा है, ठीक है ना। ये दूसरा है बेटा वेक्टर बी, ये दूसरा है बेटा वेक्टर बी। वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है बेटा वो है स्मॉल बी। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच बेटा एंगल ये नहीं है, मैं आपको बता चुका हूँ बेटा। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में एंगल तब निकालते हो जब दोनों के टेल्स को जोड़ते हो। तो एक काम करो बेटा, इस ए को उठाओ 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 उठाओ, बिना डायरेक्शन चेंज किए यहाँ ले आओ। दिस इज योर बी वेक्टर, दिस इज योर ए वेक्टर, दिस इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ये पसंद नहीं है तो बी को उठाओ 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 उठाओ, यहाँ ले आओ। दिस इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो बेटा सेम ही होगा। मैं एक काम करता हूँ, इसे लिख रहा हूं थीटा, इसे लिख रहा हूं थीटा। थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का जो एंगल है बेटा आपका थीटा है। अब हमारा रिजल्टेंट कौन सा है? तो मेरे बच्चे बोले सर रिजल्टेंट तो हमें पता है, रिजल्टेंट है पहले वाले वेक्टर के टेल से दूसरे वाले वेक्टर का हेड। दिस इज अवर रिजल्टेंट, दिस इज अवर रिजल्टेंट। दिस रिजल्टेंट इज बेसिकली वेक्टर ए प्लस मेरे प्यारे बच्चों वेक्टर बी। इस रिजल्टेंट ने ए वेक्टर के साथ बेटा कोई ना कोई एंगल भी बना रखा है बेटा, ये फाई मुझे पता नहीं बेटा कितना है, मुझे निकालना है। चलिए बेटा करते हैं, सब हो जाएगा बेटा, आंसर सब हो जाएगा। अब सुनना बेटा, इस पॉइंट से बेटा इस डॉटेड लाइन पर एक परपेंडिकुलर खींच दीजिए।
खींच दिया बेटा। अब मेरी बातें सुनना, ये जो वेक्टर है इसकी लंबाई है स्मॉल ए, लेंथ तो स्मॉल ए है ना भाई, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है स्मॉल ए, और स्मॉल ए जो है बेटा वो उसकी लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह से बेटा ये बी है, ये जो लेंथ आएगी बेटा आप निकाल लेना, ये लेंथ बेटा आपके पास आएगी बी कॉस थीटा, और बेटा ये लेंथ आएगी आपके पास बी साइन थीटा। आई रियली होप बेटा आप ये लेंथ निकाल लोगे। कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये लेंथ आपके पास बेटा बी है, ये लेंथ आपके पास बी है, तो ये लेंथ है बी कॉस थीटा, बेटा ये लेंथ है बी साइन थीटा। कुल मिलाकर बेटा यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल लेंथ है बेटा वो देखना कितनी आ गई है, तो आप बोले सर कुल लेंथ आ गई है a प्लस बी का कॉस थीटा। इसी तरह से बेटा ये लेंथ भी मुझे पता लग गई कि ये लेंथ आ गई है b का साइन थीटा, और हमारा जो रिजल्टेंट है बेटा वो ऐसे है, जिसका मैग्नीट्यूड में एक बार के लिए r लिख दूं बेटा, r लिख दूं, और ये आपका रिजल्टेंट है, और ये यहां से बेटा कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है फाई, ये बेटा आपका एंगल 90। कोई दिक्कत है बेटा? ये लेंथ a, ये b कॉस्टा, टोटल लेंथ हो गई है a प्लस बी कॉस्टा, बेटा ये b साइन थीटा, बेटा आपका r। ये आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। आप बड़े आराम से पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो और कह सकते हो कि r स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस b साइन थीटा का होल स्क्वायर। बेटा एक बार स्क्वायर से ऊपर गणा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बेटा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसको देखना बेटा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो हमेशा 1 ही होता है, तो ये बेटा बी स्क्वायर ही बन जाएगा। और कुल मिलाकर आप कह सकते हो कि आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये बेटा आर। तो हमारा जो रिजल्टेंट है, मतलब हमारा जो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है, उसके अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो वो मैग्नीट्यूड आ गया, और हमें ये याद रखना है वो मैग्नीट्यूड आ गया बेटा कितना आ गया, रूट ऑफ कितना बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। हर चीज़ का बड़ा अर्थ पता होना चाहिए आपको। ये स्मॉल a क्या है, वेक्टर a का मैग्नीट्यूड, बड़ा स्मॉल b क्या है, वेक्टर b का मैग्नीट्यूड, बड़ा थीटा क्या है, वेक्टर a और वेक्टर b के बीच का एंगल। तो ये हमारा रिजल्टेंट आ गया। यही नहीं बेटा, हम रिजल्टेंट वेक्टर और a वेक्टर के बीच का ये एंगल फाई भी निकाल सकते हैं। हम कह सकते हैं कि tan फाई इज इक्वल्स टू बेटा tan फाई इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। तो आप कह सकते हो कि हमारे पास फाई की वैल्यू आ गई बेटा, कितनी वैल्यू आ गई, tan इनवर्स ऑफ क्या बेटा b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी का कॉस थीटा। ये फाई है क्या, इट इज एंगल बिटवीन किस किस बीच में एंगल बेटा, ए वेक्टर और हमारा रिजल्टेंट वेक्टर। इट इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड रिजल्टेंट वेक्टर। बेटा रिजल्टेंट वेक्टर बोलने में आपको दिक्कत आ रही तो आप बोल दो कि सर इसको और क्या बोल सकते बेटा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये बेटा हमारा रिजल्ट है। मैं कहूँगा बेटा आपको रिजल्ट सिर्फ ये वाला याद करना है बेटा जी, ये वाला याद करना है और ये वाला याद करना है। ये दो रिजल्ट है बेटा, अच्छे से इनको याद रखना है। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि आपको डेरिवेशन समझ में आ गई है तो कोई खास इतना इशू आया नहीं होगा, बट रिजल्ट्स अच्छे हैं बेटा, है ना। आई होप यू विल रिमेंबर देम। अगर हमें याद रहेंगे तो बेटा हमसे सवाल तो वैसे ही बन जाएंगे, कोई खास दिक्कत हमें आएगी नहीं। तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स बेटा हम बड़े आराम से इनसे निपटा लेंगे, आप चिंता मत कीजिएगा, सब बन जाएंगे। चलिए बेटा मैं मिटा रहा हूँ इसको, मैं एक बार बेटा इसे मिटा रहा हूँ। कुछ सवाल बेटा आप लोगों से पूछने हैं, तो अच्छा सवाल पूछूं बेटा उससे पहले 2-4 मैं आपको स्पेशल केसेस करके दिखाता हूँ, है ना, आपको बढ़िया लगेगा। ठीक है, वो केसेस भी याद कर सकते हो, तो सुनना बेटा। 2-4 छोटे छोटे केसेस हैं, वो देखिएगा। सबसे पहला केस,
स्पेशल केसेस। बेटा केस 1 कि आपका वेक्टर ए और बी जो है वो एक दूसरे के पैरेलल हुए, मतलब थीटा इज इक्वल्स टू 0 हुआ। बेटा मान लीजिए थीटा इक्वल्स टू 0 हुआ, वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों ही वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हुए, तो क्या होगा? तो चलो बेटा चेक करते हैं। ये रहा वेक्टर ए, ठीक है ना, इस वेक्टर की बेटा लेंथ कितनी है? स्मॉल है। ये रहा वेक्टर बी उसी डायरेक्शन में सेम डायरेक्शन में, ये रहा वेक्टर बी और इसकी लेंथ बेटा मेरे पास है बी। मुझे इन दोनों वेक्टर्स को जोड़ना है, तो मेरे बच्चे बोले सर इन दोनों का सम जो होगा वो पहले वाले वेक्टर के टेल से दूसरे वाले वेक्टर के हेड तक आएगा। तो इन दोनों का जो सम है वो पहले वाले वेक्टर के टेल से, थोड़ा ऊपर करके दिखा दो, पहले वाले वेक्टर के टेल से दूसरे वाले वेक्टर का हेड। दिस इज योर रिजल्टेंट वेक्टर एंड दिस इज बेसिकली योर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। मैं आपसे पूछूं कि बेटा बताना इस रिजल्टेंट वेक्टर की लेंथ कितनी आएगी? तो आप बोलो सर फॉर्मूला तो बहुत ही क्लियर सा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। बेटा एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज 0। आई थिंक बेटा ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आई थिंक बेटा इट इज सिंपली ए प्लस बी। आप बोलोगे सर ए प्लस बी तो आना ही होगा, ए भी इसी तरफ है, बी भी इस तरफ है, तो रिजल्टेंट कितना आएगा? ए प्लस बी। एक तरह से ऐसा कह दूं कि बेटा मान लो कि पहले मैं 4 कदम आगे गया, फिर 3 कदम और आगे गया, तो पहला डिस्प्लेसमेंट है 4 कदम आगे, अगला डिस्प्लेसमेंट है 3 कदम आगे, तो नेट डिस्प्लेसमेंट हो गया बेटा कितना? 7 कदम आगे। तो 3 + 4 = 7। सिंपली ऐसे जोड़ दिया अपन ने। अच्छा रिजल्ट है बेटा, बढ़िया है। आगे चलिए बेटा, नेक्स्ट इज अगर मान लो बेटा थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री हुआ, मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट हुए। बेटा एक वर्ड और यूज करते हैं, आपको पता होना चाहिए, दैट इज एंटी पैरेलल। दैट इज एंटी पैरेलल। सुनना बेटा इस बात को, आपके पास बेटा वेक्टर है ए, ऐसे ये वेक्टर ए, ठीक है ना। वेक्टर बी बेटा इसकी तरफ नहीं है, इसके अपोजिट है। दिस इज योर वेक्टर बी, दिस इज योर वेक्टर बी। बस ये ध्यान रखना कि ये लेंथ स्मॉल ए है, ये लेंथ स्मॉल बी है। अब रिजल्टेंट क्या होगा बेटा? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन याद करो, वो कहता था रिजल्टेंट होगा पहले वाले वेक्टर के टेल से दूसरे वाले वेक्टर का हेड। तो आप बोलोगे सर दिस इज अवर रिजल्टेंट, कि सर हमारा रिजल्टेंट तो ये है, एंड दिस रिजल्टेंट इज बेसिकली ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। हमने 2 वेक्टर जोड़ दिए। कौन से वेक्टर जोड़ दिए? ए वेक्टर है इस तरफ और बी वेक्टर है इस तरफ। ये रहा ए वेक्टर मेरे प्यारे बच्चों, ये रहा बी वेक्टर, इनका रिजल्टेंट आ गया ये, दिस इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इट इज समथिंग लाइक कि बेटा आप 4 कदम आगे गए, आगे गए, आगे गए, आगे गए, ठीक। तो पहला डिस्प्लेसमेंट हो गया 4 इस तरफ, दूसरा डिस्प्लेसमेंट आ गया 3 इस तरफ। बेटा मान लो पहला डिस्प्लेसमेंट 4 इस तरफ, दूसरा डिस्प्लेसमेंट उस तरफ नहीं है, उसके अपोजिट है इस तरफ। तो 4 आगे गए, 3 वापस आए। बेटा व्हाट्स द नेट डिस्प्लेसमेंट? तो आप बोलो सर नेट डिस्प्लेसमेंट तो 7 नहीं आ रहा, नेट डिस्प्लेसमेंट तो 1 आ रहा है। तो इन दिस केस 4 + 3 इज नॉट इक्वल टू 7, रदर इट इज इक्वल्स टू 1। इसी तरह से बेटा यहाँ पर मैं कर सकता हूँ कि अगर मुझे रिजल्टेंट चाहिए, तो वैसे तो डायग्राम से दिख रहा है कि ये लेंथ ए है, ये लेंथ बी है, तो पक्की बात है बेटा ये लेंथ कितनी आएगी? a - b। देन हमारे फॉर्मूले से भी आना चाहिए बेटा। तो फॉर्मूला कहता है कि रिजल्टेंट इक्वल्स टू, बेटा बोलना क्या फॉर्मूला था? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 डिग्री। मेरे पास आ गया रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बेटा कॉस 180 -1 होता है, और आप इसको कह सकते हो कि सर ये आ गया बेटा कितना आ गया? मेरे ख्याल से a - b का होल स्क्वायर। बेटा रूट से रूट कैंसिल, तो एक तरह से आ गया a - b का मोड, मतलब बड़े में से छोटा माइनस कर दो। तो इसका मतलब ये वाली जो लेंथ है बेटा ये आपके पास a - b आनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है बेटा। मैंने आपको जो एग्जाम्पल दिखाया उसमें देख लो, आप 4 कदम आगे गए, पहला डिस्प्लेसमेंट, 3 कदम पीछे आए, तो नेट डिस्प्लेसमेंट इज नॉट 4 + 3, नेट डिस्प्लेसमेंट इज 4 - 3। बेटा दैट कम्स आउट टू बी 1। सो नेट डिस्प्लेसमेंट बेटा कितना होगा? तो इस बात पर डिपेंड करता है कि ए और बी वेक्टर के बीच में एंगल क्या है। अगर एंगल 0 होगा तो रिजल्टेंट a + b आ जाएगा, अगर एंगल 180 हुआ तो a - b आ जाएगा।
अगर एंगल कुछ और हुआ तो इनके अलावा भी कुछ आ सकता है, इनके अलावा भी कुछ आ सकता है, वो भी हम देख सकते हैं। बेटा थर्ड केस देखना, बेटा थर्ड केस देखना कि आपके ए वेक्टर और बी वेक्टर जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। बेटा परपेंडिकुलर शब्द भी यूज कर सकते हो, नॉर्मल भी यूज कर सकते हो, और एक वर्ड में और लिख रहा हूं बेटा जानबूझ के कि आपको पता होना चाहिए बेटा, वह ऑर्थोगोनल। एक ही बात बेटा, ऑर्थोगोनल बोलना, परपेंडिकुलर बोलना और केवल बेटा नॉर्मल बोलना, एक ही बात। तो ये रहा आपका पहला वेक्टर, लेट्स से बेटा दिस इज योर ए वेक्टर। ये रहा आपका दूसरा वेक्टर, बेटा दिस इज योर बी वेक्टर। रिजल्टेंट कहाँ से कहाँ? अच्छा बेटा इस बार ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। रिजल्टेंट कहाँ से कहाँ होगा? रिजल्टेंट होगा पहले वाले वेक्टर के टेल से दूसरे वाले वेक्टर का हेड। दिस इज योर रिजल्टेंट एंड दिस इज ऑफ कोर्स ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। हालांकि हमें दिख गया कि बेटा रिजल्टेंट का आंसर क्या आएगा। आप बोलोगे सर अगर ये लेंथ ए है, ये लेंथ बी है, तो ये लेंथ आनी चाहिए रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन बेटा हम डायरेक्शन भी निकाल, सॉरी हम फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मतलब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है बेटा वो आएगा, बोलना बेटा कितना आएगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। बेटा दोनों जो एंगल है 90, कॉस इंटू 0, सो आई थिंक रिजल्टेंट कम्स आउट बाई रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आई होप यू गेट द पॉइंट बेटा। तो रिजल्टेंट जो है बेटा वो तो इतना भी आ सकता है, ये तो एंगल 90 था, एंगल कुछ और होता तो रिजल्ट कुछ और भी आ सकता था। अच्छी बात है बेटा, मैं है ना इस रिजल्ट पे वापस से आऊँगा। मैं पहले एक छोटी सी बात और बोलना चाहूँगा कि इसका अर्थ बेटा ये हो गया कि जो मिनिमम रिजल्टेंट है, जो मिनिमम रिजल्टेंट है बेटा वो हमारे पास आया था मॉड ऑफ ए माइनस बी। कब आया था? जब बेटा हमारा वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में एंगल जो वो 180 था। रिजल्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू बेटा तब आई है जब आपके पास ए और बी दोनों वेक्टर बेटा सेम डायरेक्शन में है, उस टाइम बेटा आपका एंगल थीटा बेटा कितना है, 0। अदरवाइज हमारा जो रिजल्टेंट होगा ना बेटा वो इन दोनों के बीच में कितना भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि उनके बीच में एंगल क्या है। तो आप कह सकते हो कि रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए माइनस बी एंड लेस देन और इक्वल टू ए प्लस बी डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ थीटा। जैसे ये जो रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ये ए माइनस बी से तो बड़ा है और ए प्लस बी से छोटा है। तो आपका रिजल्टेंट कितना है वो तो इस बात पर डिपेंड करता है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल क्या है। और लेकिन ये बात तय है कि वो ए माइनस बी से तो बड़ा होगा और ए प्लस बी से छोटा होगा। जैसे बेटा मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा था, हो सकता है कि उससे आपको थोड़ी सी फील बेटर आए, तो मैं आपको एक वो एग्जांपल फिर से देता हूँ। हालांकि बेटा हो सकता है कि आप लोग बोर हो गए हो क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से यही वाली बातें रिपीट कर रहा हूँ, बट सुनिए। जैसे मान लें बेटा कि पहले आप 4 मीटर आगे गए, ये हमारा पहला डिस्प्लेसमेंट है इस तरफ, फिर अगली बार आप 3 मीटर उसी डायरेक्शन में गए और मैं आपसे पूछूं बेटा नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो आप बोलो सर 4 भी इसी तरफ जाऊंगा, 3 भी इसी तरफ जाऊंगा, तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, 7। सो इस केस में अगर आप देखो तो बेटा जी आपका रिजल्टेंट सबसे ज़्यादा है। इन दिस केस योर थीटा इज इक्वल्स टू 0, बेटा रिजल्टेंट सबसे ज़्यादा है। रिजल्टेंट सबसे कम कब होगा? जब आपका पहला वाला वेक्टर इस तरफ हो 4 मीटर और दूसरा वाला उसके जस्ट अपोजिट हो बेटा 3 मीटर। अब ये आपका रिजल्टेंट है बेटा, ये आपका रिजल्टेंट है और आप देख सकते हो कि बेटा आपका 1 मीटर है। अब ये थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री है और इस टाइम पर ऑफ कोर्स बेटा आपके रिजल्टेंट की वैल्यू सबसे कम है। यहाँ पर रिजल्टेंट 7 है, यहाँ पर रिजल्टेंट 1 है। रिजल्टेंट कभी 1 से तो छोटा नहीं होगा और 7 से बड़ा नहीं होगा। इसी तरह से मैं कह दूँ बेटा तुम पहले है ना 4 इधर गए, पहले तुम 4 इधर गए बेटा, फिर तुम 3 इधर गए और मैं आपसे पूछ बेटा रिजल्टेंट कितना होगा, तो आप बोलोगे सर अभी निकाला था, अगर एंगल 90 डिग्री है तो रिजल्टेंट जो कितना आया 5। ऑफ कोर्स दिस 5 इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन 1 एंड लेसर देन 7। तो हमारा जो एग्जैक्टली रिजल्टेंट होगा वो तो इस बात पर डिपेंड करता है कि दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या है। एंगल पता होगा तभी हम इस बात को डिसाइड कर पाएंगे
कि हमारा रिजल्टेंट क्या रहेगा। लेकिन इतना तय है कि a माइनस बी से तो छोटा नहीं होगा और a प्लस बी से बड़ा नहीं होगा। तो अगर मान लो कल को आप दो वेक्टर ऐड कर रहे हो, मान लो आप बड़ा दो वेक्टर ऐड कर रहे हो 10 एंड 3, मुझे डायरेक्शन नहीं पता इन दोनों के बीच में कितनी कितनी है, तो कभी भी आपका जो रिजल्टेंट होगा ना बड़ा वो 13 से तो बड़ा नहीं होगा और आपका बड़ा जो 7 से छोटा नहीं होगा। मतलब 10 प्लस 3 13 से तो बड़ा नहीं होगा और 10 माइनस 3 बड़ा 7 से छोटा नहीं होगा। अगर मान लो कि आपके पास दो वेक्टर हैं लेट से बड़ा 20 एंड 5, तो मैक्सिमम कब होगा जब 20 भी इस तरफ हो और 5 भी इस तरफ हो, उस टाइम पर बड़ा रिजल्टेंट आएगा 25। लीस्ट कब होगा जब 20 इस तरफ हो और 5 इस तरफ हो, बड़ा कितना आएगा 15। तो हमारा जो भी रिजल्टेंट है वो पक्की बात है कि 15 और 25 के बीच में कुछ ना कुछ होगा। जैसे मान लो बड़ा मैं ये कहूँ कि हमारे पास ये एक ब्लॉक है, ठीक है ना, और मैंने इस पर दो फोर्स लगा रखे हैं, एक फोर्स लगा रखा है 30 न्यूटन और एक फोर्स लगा रखा है 20 न्यूटन। 30 न्यूटन और 20 न्यूटन दोनों के दोनों फोर्स अगर सेम डायरेक्शन में हो तो रिजल्टेंट आएगा 50। लेकिन अगर मैंने ऐसा कर दिया कि 30 सामने लगा दिया और 20 पीछे लगा दिया, इस केस में आपका फोर्स आ जाएगा 10। 30 आगे 20 पीछे, बेटा 30 और 20 कितना हो गया 10। और अगर मैंने 30 और 20 के बीच में कोई और एंगल रख दिया, मतलब 0 और 180 के बीच में कुछ और रख दिया, तो पक्की बात है कि रिजल्टेंट जो है वो 10 से तो बड़ा आएगा और 50 से छोटा आएगा। तो बेटा ये हमारी जोड़ने की बेटा हल्की फुल्की कहानी है, ठीक है। फॉर्मूला बेटा याद रखना आपको, खास तौर से बेटा रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। सवाल थोड़ा उससे बनेंगे ना, हम तो वैसे भी फॉर्मूला ही लगाने के मूड में है, तो सवाल थोड़ा हमारे फॉर्मूले से बनेंगे, इसलिए चलिए बेटा आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ, आराम आराम से इत्मीनान से कीजिएगा। और बेटा मैं कोशिश करूँगा कि ना आप है ना सवाल की मैथमेटिक्स में इतना एंटर ना हो, आपको हल्की फुल्की फिजिक्स भी फील आने लग जाए कि हाँ कैसे कैसे इसके पीछे की फिजिक्स है। तो मैं जानबूझ के बेटा ऐसे फोर्सेस वगैरह यूज़ करूँगा वेक्टर्स के शब्द की जगह। तो एक ही बात है बेटा, फोर्स भी तो वेक्टर ही है। तो चलो बेटा एक छोटा सा काम करो मेरे लिए। बेटा ये कोई ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट पर सामने की तरफ बेटा एक मैंने फोर्स लगा रखा है बेटा 10 न्यूटन। मैंने बेटा एक दूसरा फोर्स लगा रखा है ऐसे बेटा, दिस इज 5 न्यूटन। और इन दोनों के बीच में जो एंगल है मेरे प्यारे बच्चों 53 डिग्री है। अब जरा सोचो इस बात को, 10 न्यूटन भी इस तरफ लग रहा होता, 5 न्यूटन भी इस तरफ लग रहा होता, तो आप बोलते हैं सर सामने की तरफ नेट फोर्स आ रहा है 15 न्यूटन। बेटा 10 सामने लग रहा होगा, 5 पीछे लग रहा होता, तो आप बोलते हैं सर सामने तरफ नेट फोर्स आ गया 10 माइनस 5 न्यूटन। अब जो रिजल्टेंट आएगा बेटा वो ऑफ कोर्स है ना 15 से तो छोटा आएगा और 5 से बड़ा आएगा। कितना आएगा बेटा देखते हैं, कितना आएगा देखते हैं। रिजल्टेंट फोर्स जो आएगा बेटा वो इन दोनों के बीच में आएगा कहीं ऐसे, एफ नेट जो होगा इन दोनों के बीच में आएगा। एक बात और सुनना बेटा, जो फोर्स बड़ा होगा ना नेट फोर्स उसके नजदीक होगा। मान ले ये 10 है और ये भी 10 है, तो रिजल्टेंट फोर्स आएगा बिल्कुल बीचों बीच। ये 10 है और ये 5 है, तो रिजल्टेंट हल्का सा 10 के नज़दीक होगा, ठीक है। जो नेट फोर्स होगा वो रिजल्टेंट होगा जो वो हमेशा बड़े वाले फोर्स के नज़दीक आएगा। मेरा सवाल बड़ा बहुत ही क्लियर सा है, फाइंड नेट फोर्स। बड़ा बताओ नेट फोर्स कितना आएगा। तो बच्चे बोले सर नेट फोर्स इज बेसिकली इन दोनों का सम, और नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला में बड़ा बहुत ही क्लियर सा पता है। बड़ा बोलना कितना पता है, 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 10 इंटू 5 इंटू कॉस ऑफ बेटा दोनों के बीच में एंगल। 10 और 5 के बीच में एंगल बेटा कितना है 53, तो मैंने लगा दिया बेटा दैट इज 53। आई थिंक दैट कम्स आउट, बेटा थोड़ा सॉल्व तो करना ही पड़ेगा यार। 100 प्लस 25 प्लस 100 तो बेटा ये हो गया, कॉस 53 इज बेटा कितना 3/5। तो बेटा हमारे पास ये आ गया 125 और 60 185, ठीक है बेटा, और रूट ऑफ 155 न्यूटन। तो हमारा जो रिजल्टेंट फोर्स है बेटा रूट ऑफ 185 न्यूटन। ठीक है, ये बेटा 13 पॉइंट समथिंग आएगा रफली, है ना, 13 पॉइंट समथिंग आएगा। ऑफ कोर्स 15 से तो छोटा है, 10 प्लस 5 15 से तो छोटा है, और 10 माइनस 5 बेटा 5 से बड़ा है।
तो बेटा आपका जो रिजल्टेंट फोर्स है बेटा वो √185 न्यूटन है बेटा, न्यूटन। आई होप यू गेट द पॉइंट। चलिए बेटा एक और पूछता हूँ बेटा, आपको अच्छा लगेगा। एक और पूछा बेटा, आराम से करना, कोई जल्दबाजी नहीं बेटा, ठीक है, आराम से इत्मीनान से जो बड़ा फॉर्मूला सिखाया है उसी के इर्द गिर्द ही सारी बातें करेंगे अपन। तो ना आपके पास बेटा एक इस तरह का अरेंजमेंट है कि एक फोर्स है बेटा इस तरफ बेटा 10 न्यूटन, दूसरा फोर्स है बेटा इस तरफ F2 बेटा ये भी है 10 न्यूटन, और दोनों फोर्सेस के बीच में बेटा एंगल है 120 डिग्री। दोनों फोर्सेस के बीच में एंगल है 120 डिग्री। मुझे निकालना है कि 10 और 10 को जोड़ोगे तो क्या आएगा। अब यार 10 और 10 को जोड़ोगे, अगर ये दोनों फोर्स सामने की तरफ लग रहे होते हैं, ये 10 न्यूटन इधर लग रहा होता, ये वाला 10 न्यूटन भी इधर लग रहा होता, तो 10 and 10 वुड हैव बीन 20। लीस्ट कब होता, जब 10 इस तरफ और 10 इस तरफ, बेटा कितना आता 0। अब ऑफ कोर्स आंसर जो आएगा वो 0 से तो बड़ा आएगा और 20 से छोटा आएगा। 10 और 20 के बीच में कुछ भी हो सकता है, 10 और 20 के बीच में कुछ भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, पता नहीं कितना आएगा। 10 और 10 मिलके 10 और 20 के बीच में कुछ भी हो सकता है। चलो बेटा देखते हैं। रिजल्टेंट फोर्स आएगा, मान लेते बेटा ऐसे, ये आपका नेट फोर्स है। ये वाला एंगल भी निकाल दोगे तो और मजा आ जाएगा। हालांकि ये एंगल कितना आएगा मैं आपको इशारा कर चुका हूँ, बट फिर भी बेटा ठीक है, ये वाला एंगल भी निकाल दीजिए। दो काम कर दीजिए बेटा, सिंपल सा सवाल पूछा है, फाइंड नेट फोर्स एंड एंगल फाइंड। दो बातें पूछी बेटा, अभी कर देंगे बेटा। नेट फोर्स अगर निकालना है तो मुझे दो फोर्सेस को ऐड करना है बेटा। फॉर्मूला बोलना बेटा क्या है, फॉर्मूला है F1 का स्क्वायर, इसका F1 उसका F2, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स F1 F2 इंटू कॉस ऑफ दोनों के बीच का एंगल। बेटा दोनों के बीच में एंगल तो 120, तो दैट इज रूट ऑफ बेटा बोलना F1 का स्क्वायर, F1 है बेटा 10 तो 10 का स्क्वायर, F2 भी 10 तो 10 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 10 इंटू 10 इंटू कॉस 120। बेटा आई एम रियली होपिंग बेटा कॉस 120 आपको निकालना आता है। बेटा कॉस 120 की वैल्यू आएगी -12। बेटा 2 से 2 कैंसिल, ये बेटा -100 आ गया, प्लस 100 माइनस 100 बेटा क्या हो गया कैंसिल, सिर्फ √100 बच गया। और बेटा √100 की बेटा वैल्यू कितनी आ गई 10। मजा ही आ गया बेटा। 10 और 10 को जोड़ रहे तो कितना आ रहा है 10। आ भी सकता है, क्या दिक्कत है। मैंने कहा था बेटा 0 से लेकर 20 तक तो कुछ भी हो सकता है। तो अगर एंगल 120 है तो 10 and 10 का सम कम्स आउट टू बी 10। ठीक है बेटा। इसी तरह से इस रिजल्टेंट ने हमारे पहले वाले वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रखा है, ये एंगल भी हम निकाल सकते हैं। इस एंगल का एक फॉर्मूला बताया था हम लोगों ने, tan phi इज इक्वल्स टू, बेटा याद करो अपन लोगों ने लिखा था b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। अब बेटा ये a है ये b है, ये बेटा नीचे वाला वेक्टर, ये दूसरा वाला वेक्टर। बेटा ये भी 10 है ये भी 10 है, तो 10 टाइम्स साइन थीटा साइन 120 अपॉन a प्लस बी। बेटा a ये है b ये है, हमारे उस फॉर्मूले के हिसाब से। बेटा ये कितना है 10 प्लस 10 का कॉस 120। बेटा थीटा की वैल्यू a की वैल्यू b की वैल्यू से बेटा बताइए। साइन 120, बेटा साइन 120 अगेन बेटा मेरा मूड नहीं बताने का पूरा, बेटा मैंने आपको सिखा रखा है। बेटा साइन 120 की वैल्यू होगी प्लस √3/2। कॉस 120 बेटा याद करा चुका हूँ, -12 होगी, तो 10 इंटू √3/2। बेटा मेरे ख्याल से ऊपर तो आ गया 5√3, नीचे आ गया 10 प्लस 10 कॉस 120 आ गया -12। तो बेटा मेरे ख्याल से ऊपर आ गया 5√3, बेटा नीचे आ गया 5 से 5 कैंसिल, tan phi की वैल्यू आ गई √3। बेटा tan phi की वैल्यू अगर √3 आ गई है, इट ऑब्वियसली मीन्स दैट कि phi की वैल्यू बेटा कितनी आ गई है 60। तो इसका मतलब हमारा जो रिजल्टेंट है बेटा ऐसे आएगा, ऐसे आएगा 60 डिग्री। ये अच्छा रिजल्ट भी है। अगर दो वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के हैं तो उनका रिजल्टेंट बड़ा एंगल बाइसेक्टर पे होगा।
अगर बराबर नहीं है तो जो बड़ा है बेटा उसके नज़दीक होगा, छोटे से दूर होगा। अगर दो वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के हैं तो रिजल्टेंट जो आएगा वो एंगल बाइसेक्टर की तरफ आएगा। तो एक बड़ा पॉइंट लिख लो, इफ वेक्टर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड आर एडेड, comma, then resultant will be along angle bisector। जो रिजल्टेंट होगा वो हमेशा एंगल बाइसेक्टर की तरफ होगा। ठीक है बेटा, जो रिजल्टेंट होगा बेटा वो एंगल बाइसेक्टर की तरफ। अच्छा रिजल्ट है बेटा। चलिए बेटा, हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि आप बड़ा बोर हो गए हो, लेकिन एक छोटा सा सवाल और कर लो। हालांकि एक से बात नहीं बनेगी, और करने पड़ेगा बेटा। ठीक है, करेंगे है ना। सारे बेटा एडिशन के सवाल ना अभी निपटा लेते हैं, अपने बेटा काम तो आने हैं। ठीक, तो चलिए बेटा हम 2-4 सवाल और कर लेते हैं, तो आपको शीट डीवीपी करने में आसानी रहेगी, है ना। ठीक, निपटा लेते हैं अभी यार, है ना। सुनिए बेटा, आपके पास इस तरह का अरेंजमेंट है कि किसी पार्टिकल पर सामने की तरफ फोर्स लग रहा है F0, ऐसे एक फोर्स और लग रहा है F0, और उन दोनों के बीच में एंगल है थीटा। F0 ऐसे दोनों बीच में एंगल है थीटा, दोनों सेम मैग्नीट्यूड के हैं। इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा, इतना तो हम जानते हैं कि बिल्कुल बीचों बीच आएगा। बस आपको बताना है कि इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आएगा। अगर ये दोनों फोर्स एक साथ लगा दिए जाएं तो नेट रिजल्टेंट फोर्स कितना आएगा। आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, फोर्सेस हैं, वेक्टर क्वांटिटी है, ऐड करनी है, कर देते हैं। तो हमारा जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा बेटा उसका फॉर्मूला हम जानते हैं क्या है, √a² + b² + 2ab cos थीटा, दैट इज a² + b² + 2ab cos थीटा। ये तो फॉर्मूला बेटा हमारे पास हो गया। तो हमारे पास आ गया दैट इज F0, तो बेटा बाहर आ गया √2 टाइम्स बेटा 2 ये 1 + cos थीटा। आप बेटा ऐसे भी आंसर छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बेटा आप इसको और बढ़िया लिख सकते हो। F0 ठीक है, 2 ठीक है बेटा, 1 + cos थीटा को तुम लिख सकते हो। मैं याद कराता हूँ आप लोगों को, एक छोटा सा काम था। cos 2 थीटा के बेटा 3 फॉर्मूले थे। एक फॉर्मूला था 2 टाइम्स cos² थीटा -1, याद करो बेटा ऐसा था। ठीक है, तो इससे हम लोगों ने याद किया था कि cos² थीटा इज 1 + cos 2 थीटा अपॉन 2, ऐसे याद किया था मैंने। इसको ऊपर रख लो। ठीक है, जहां पर 2 थीटा लिखा है ना वहां पर थीटा लिख दो, मतलब जहां पर 2 थीटा लिखा है वहां पर थीटा लिख दो। 2 थीटा की जगह थीटा लिख दिया तो ऑफ कोर्स थीटा की जगह बेटा मुझे क्या लिखना पड़ेगा, θ/2। तो मैं लिख सकता हूं 2 टाइम्स cos² θ/2 इज 1 + cos थीटा। चलेगा ना यार, ये आंसर गलत नहीं बेटा, आंसर सही है। मैं तो ऐसे और आसान करने की कोशिश कर रहा हूं कि हो सकता बेटा ये वाला ऑप्शन ही ना हो, है ना, तो थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ सकता है। तो जो 1 + cos थीटा है मैं इसको लिख सकता हूँ 2 टाइम्स cos² θ/2। बेटा मैं इसे लिख सकता हूँ 2 टाइम्स F0, बेटा वो 4 का रूट तो 2 आ गया, 2 टाइम्स F0 cos θ/2। हमारा जो रिजल्टेंट फोर्स है बेटा उसकी वैल्यू आ गई है 2 टाइम्स F0 cos θ/2। ठीक है, अब चेक करो इसमें बार थीटा = 0 पटक के देखो। cos 0 कितना होता है 1, तो मेरे पास रिजल्टेंट आ गया 2F0। तो थीटा = 0 पर F0 भी इस तरफ, ये वाला F0 भी इस तरफ। F0 और F0 बेटा क्या 2F0 होना चाहिए क्या? यस। अच्छा एक काम करो, थीटा को एक बार पाई रख के देखो। पाई मतलब पहला वाला F0 ऐसे और दूसरा वाला F0 ऐसे। जैसे पाई यहाँ रखा तो यहाँ पर cos π/2 आ गया। cos π/2 तो बेटा 0 होता है और रिजल्टेंट फोर्स कितना आ गया 0।
क्या अगर एफ नॉट इस तरफ हो और एफ नॉट इस तरफ हो तो क्या सच में रिजल्टेंट फोर्स 0 आता है क्या? आप बोले हाँ सर बिल्कुल 0 आता है, 0 आ भी रहा है। आई होप दैट्स ओके। बड़ा इस तरह से हम बड़ा आराम से वाला काम निपटा सकते हैं यार। एक छोटा सा सवाल और करते हैं, एक छोटा, ये रिजल्ट तो अच्छा भी है, कभी काम आ जाए ना बड़ा चिपका सकते हो उसको यार। हालांकि मुझे ऐसा लगता नहीं कि आपको निकालने में कोई बहुत टाइम लगेगा, बस एक वो ट्रिग्नोमेट्री वाला स्टेप थोड़ा सा ऐसे टफ सा था, वो मैंने आपको बता ही दिया है, तो उसमें कोई इश्यू आएगा नहीं। एक सवाल और करो बड़ा, एक सवाल और करो। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी are added such that resultant is perpendicular to vector A. Resultant is perpendicular to vector A and magnitude of resultant is 0.6 times magnitude of वेक्टर बी। वेक्टर ए और वेक्टर बी को इस तरह से जोड़ा बड़ा अपन ने कि जो रिजल्टेंट है वो वेक्टर बी का 0.6 टाइम्स है और रिजल्टेंट जो है वो वेक्टर ए के परपेंडिकुलर है। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर एडेड सच दैट कि रिजल्टेंट मतलब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए वेक्टर के परपेंडिकुलर है एंड मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज 0.6 टाइम्स। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट जो है बेटा वो बी के मैग्नीट्यूड का 0.6 टाइम्स है। तो सवाल पूछा बेटा फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल बनाओ। बना देंगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। सुनिए बेटा, छोटा सा ही काम है। ये रहा हमारा वेक्टर ए। ध्यान रखना कि रिजल्टेंट वेक्टर ए के परपेंडिकुलर होना चाहिए। अगर ए वेक्टर ऐसे है तो पक्की बात है कि वेक्टर बी ऐसे होना चाहिए। आराम समझ जाओगे बेटा। दिस इज योर वेक्टर ए, दिस इज योर वेक्टर बी, तभी तो बेटा आपका जो रिजल्टेंट होगा वो पहले वाले वेक्टर की टेल से दूसरे वाले वेक्टर की हेड ऐसे। दिस इज योर रिजल्टेंट वेक्टर और यू कुड से कि दिस इज योर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। और सवाल के हिसाब से ये तो दे रखा था कि हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो ए वेक्टर के परपेंडिकुलर है। तो वो तो तभी हो सकता है जब ए वेक्टर ऐसे हो, बी वेक्टर ऐसे हो और रिजल्टेंट ऐसे। यही नहीं, एक बात और बोली गई है कि ये जो लेंथ है इसके मुकाबले ये लेंथ 0.6 टाइम्स है। 0.6 टाइम्स है मतलब अगर इसकी लेंथ अगर x है तो इसकी लेंथ 0.6x है। मैं नहीं बोल रहा हूं बेटा, ऐसा सवाल में लिखा हुआ है। अगर ऐसा है तो ये एंगल तो मैं बड़े प्यार से निकाल लूंगा यार। मैं कह सकता हूं कि साइन थीटा और राइट एंगल ट्रायंगल है, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर है 0.6x और हाइपोटेनस का लेंथ है x। x से x कैंसिल, साइन थीटा इज 3/5, थीटा इज इक्वल टू 37 और थीटा इक्वल टू 37 ऑफ कोर्स ऑप्शन में होगा। इमोशनल मत हो जाना। थीटा इक्वल टू 37 ऑप्शन देखकर इमोशनल मत हो जाना बेटा। आप जानते हो कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में एंगल 37 नहीं है। वेक्टर्स के बीच में एंगल डिफाइन करने के लिए पहले उनकी टेल्स को जोड़ते हैं। तो ये वाला एंगल 37 है, मानता हूं कि ये वाला एंगल 37 है, लेकिन ये वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल नहीं है। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच अगर एंगल डिफाइन करना है तो पहले दोनों की टेल्स को जोड़ो। तो उठाओ 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 उठाओ, ए को यहां ले आओ। ये रहा वेक्टर ए, ये रहा वेक्टर बी, दोनों की टेल्स जुड़ी हुई हैं। दिस इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। दिस इज ऑफ कोर्स 180 डिग्री माइनस 37। कितना आ गया बेटा? 143 आ गया। दिस एंगल इज 143 डिग्री। ये हमारा आंसर है। तो ऐसा नहीं कि बेटा 37 देखकर बिल्कुल इमोशनल हो गया, आंसर लिख दिया। बेटा आंसर हमारा 143 है, ना कि 37।
नेक्स्ट इज पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बट ऐसे कॉन्सेप्चुअल सी बात है, हम इसका कोई न्यूमेरिकल तो नहीं कर पाएंगे, बट एक बात समझनी है कि अगर मान लो कि कभी 2 से ज़्यादा वेक्टर्स हमें ऐड करने हो, 3 वेक्टर ऐड करने हो, 4 वेक्टर ऐड करने हो, तो उसके लिए हम पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज़ करते हैं। देखना कैसे, बेटा मान लीजिए कि पहले आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ इस तरफ, ये डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं आपका ए वेक्टर, ठीक है ना। फिर आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ इस तरफ, लेट से बेटा आपका ये डिस्प्लेसमेंट है बी वेक्टर। फिर बेटा आप यहाँ से चलते चलते यहाँ पहुँचे, ये आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ सी वेक्टर। बेटा फिर आप यहाँ से चलते 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 यहाँ पहुँचे, बेटा ये आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ लेट से डी वेक्टर। और फिर बेटा मान लीजिए आप चलते 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 यहाँ से यहाँ पहुँचे और ये आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ है ई वेक्टर। और मैं आपसे पूछ लूँ कि बेटा तेरे 5 डिस्प्लेसमेंट है, 1 2 3 4 5, इन 5 डिस्प्लेसमेंट का सम क्या है, एडिशन क्या है, तो आप बोलोगे कि सर मेरा नेट डिस्प्लेसमेंट है ये, क्योंकि मेरी इनिशियल पोजीशन है ये और फाइनल पोजीशन है ये, तो सर ये मेरा नेट डिस्प्लेसमेंट है, ये सर मेरा नेट डिस्प्लेसमेंट है, रिजल्टेंट है। ये एक तरह से इन 5 डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स का समेशन है। यू कुड से कि दिस इज द एडिशन ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी एंड प्लस वेक्टर ई। देखो बेटा जरा नोटिस करो इस बात को कि अपने आप में आपके पास एक हेक्सागन बन गया है। उस हेक्सागन के 5 साइड तो वो वेक्टर्स हैं जिनको हमने ऐड किया है, और छठी साइड जो है वो एक्चुअली वो आपका रिजल्टेंट है, वो आपका रिजल्टेंट है। तो कल को मान लो बेटा मुझे n वेक्टर्स को ऐड करना हुआ, ठीक है, तो एक पॉलीगन बनेगा n साइड्स का नहीं, n+1 साइड्स का, जिसमें से n साइड्स तो रिप्रेजेंट करेंगी उन वेक्टर्स को जिन वेक्टर्स को हमें ऐड करना है। और वेक्टर्स को अरेंज कैसे करना है, पहले वाले वेक्टर के हेड पर दूसरे का टेल, दूसरे के हेड पर तीसरे का टेल, तीसरे के हेड पर चौथे का टेल, चौथे के हेड पे 5वें का टेल। समझ गए बेटा इस बात को। रिजल्टेंट जो होगा वो कहां से कहां होगा, रिजल्टेंट होगा सबसे पहले वाले वेक्टर की टेल से सबसे आखिरी वाले वेक्टर का हेड। तो अगर कभी हमें n वेक्टर्स को अगर ऐड करना होगा तो सबसे पहले बेटा हम उनको अरेंज करेंगे। कैसे बता दिए बेटा, पहले वाले वेक्टर के हेड पे दूसरे का टेल, दूसरे के हेड पे तीसरे का टेल एंड सो ऑन। जो रिजल्टेंट होगा वो होगा सबसे पहले वाले वेक्टर के टेल से सबसे आखिरी वाले वेक्टर का हेड, और इस तरह से एक पॉलीगन बन जाएगा। n साइड्स का नहीं बेटा, n+1 साइड्स का, एंड दिस इज नोन एज योर पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आई रियली होप यू गेट द पॉइंट। तो बेटा ये हमारा पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, हमें ये हल्का फुल्का इस तरह से पता होना चाहिए। चलिए बेटा, मैंने एग्जाम्पल में हेक्सागन दिखाया बेटा, बाकी है ना कि कुछ भी हो सकता है, n नंबर ऑफ साइड्स हो सकती हैं बेटा, एग्जाम्पल तो कुछ ना कुछ लेना ही था तो मैंने ऐसे ले लिया। चलिए बेटा नेक्स्ट इज एक बात और, अगर बेटा मान लो कभी कोप्लेनार शब्द यूज कर रखा हो, कोप्लेनार मतलब बेटा सेम प्लेन, कोप्लेनार अगर शब्द यूज कर रखा है इसका मतलब बेटा क्या आएगा, सेम प्लेन। ऐसे शीट में बेटा सवाल होंगे जिसमें कोप्लेनार शब्द होगा, ठीक है। ऐसे अगर कोई वर्ड है बेटा कोलिनियर, तो इसका अर्थ है सेम लाइन। जैसे मान लो बेटा मैंने बोल दिया कि ये 2 वेक्टर कोप्लेनार हैं, इसका मतलब दोनों वेक्टर सेम प्लेन में है, ये वाला वेक्टर, ये वाला वेक्टर, ये वाला वेक्टर सारे सेम प्लेन में है। अगर मैंने बोल दिया कि 2 वेक्टर कोलिनियर हैं, मतलब वो दोनों वेक्टर सेम लाइन के लॉन्ग हैं। जैसे ये सारे सेम लाइन के लॉन्ग हैं, सेम लाइन के लॉन्ग कोई वेक्टर्स होंगे तो उसे हम कोलिनियर वेक्टर्स कहेंगे, और सेम प्लेन में होंगे तो उनको हम कोप्लेनार कहेंगे। बेटा इन बात को लिखना, बेटा लिखना इस बात को। इफ सम वेक्टर्स आर इन same plane, comma, then they are coplanar vectors. Then they are coplanar vectors. इसी तरह से बेटा if some vectors are
along same line, then they are collinear. Then they are collinear. ठीक है ना। 2-3 बड़ा पॉइंट और हैं हमें जानने ज़रूरी हैं, तो उनको और सुनिए, है ना। हालांकि ऐसा कोई मस्ट नहीं है, बड़ा हमारे फिजिक्स में शायद उनका काम ना आए, लेकिन बड़ा सुन सकते हो, अपनी शीट में सवाल है इसलिए बड़ा बता रहा हूँ। सुन, अगर मैं आपसे कहूँ कि बेटा सेम प्लेन के अंदर कितने वेक्टर का सम 0 हो सकता है, कम से कम कितने वेक्टर का सम 0 हो सकता है सेम प्लेन में, हाउ मैनी मिनिमम वेक्टर्स on adding will give 0 रिजल्टेंट। एक प्लेन के अंदर कम से कम कितने वेक्टर ऐसे हो सकते हैं जिनको जोड़ो तो रिजल्टेंट 0 आए, सम 0 आए? तो इसका जवाब है 2। कैसे बेटा? कि मान लो एक वेक्टर ऐसे है, ठीक है ना, और दूसरा वेक्टर ऐसे है, दोनों सेम मैग्नीट्यूड के हैं, डायरेक्शन अपोजिट है, और समेशन देखो बेटा क्या आ गया है 0। दिस प्लस दिस इक्वल्स टू 0। जहां से बेटा मान लो 5 मीटर आगे गए, पहला डिस्प्लेसमेंट, 5 मीटर पीछे है दूसरा डिस्प्लेसमेंट, बेटा नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 0। तो मेरा आंसर बेटा 2 वेक्टर्स। अच्छा एक बात बताओ, इन दोनों वेक्टर्स में खास बात क्या है? तो आप बोलोगे खास बात यह है कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है। ऐसा कह सकते हैं कि दीज टू आर अपोजिट वेक्टर्स। तो अगर ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो मैं कह सकता हूं कि बेसिकली बी वेक्टर इज माइनस ए वेक्टर। माइनस ए वेक्टर बोलने का मतलब है कि दोनों वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट वेक्टर्स हैं, सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन, सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है ना। तो पहला वाला सवाल मैं आपसे ये पूछ रहा था कि बेटा सेम प्लेन के अंदर कम से कम कितने ऐसे वेक्टर होंगे जिनका समेशन 0 हो सकता है? तो आपका जवाब होगा कि सर कम से कम होने चाहिए 2। अच्छा वेक्टर ऑफ कोर्स नॉन जीरो होने चाहिए। पता लगा एक ही वेक्टर ले लिया नल वेक्टर, तो उसका सम कितना आएगा नल वेक्टर? ऐसे नहीं बेटा, नॉन जीरो होने चाहिए, नॉन जीरो होने चाहिए। ठीक है। अब मैं ऐसी बात और पूछ रहा हूं, सेम प्लेन के अंदर हाउ मैनी minimum vectors of different magnitude on adding will give 0 रिजल्टेंट। बड़ा सवाल चेंज हो गया, इसमें दोनों का मैग्नीट्यूड सेम था। अब मैं कह रहा हूं कि बेटा सेम प्लेन में वेक्टर्स हैं लेकिन मैग्नीट्यूड सेम नहीं होना चाहिए, तो कम से कम कितने वेक्टर चाहिए? तो मेरे ख्याल से मेरे बच्चे शायद बोल रहे होंगे कि सर 3 चाहिए कम से कम। 3 से ज़्यादा कितने कर लो, लेकिन 3 चाहिए। कैसे? ऐसे बेटा मान लो कि पहले तुम गए इस तरफ, ये आपका ए वेक्टर, फिर बेटा मान लो कि ये आपका बी वेक्टर और ये आपका सी वेक्टर। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल्स टू 0। तीनों सेम प्लेन में है, बोर्ड के प्लेन में है। या फिर ऐसे भी हो सकते हैं कि बेटा आपका ए वेक्टर ऐसे हो, फिर बी वेक्टर ऐसे हो और आपका सी वेक्टर ऐसे हो। जहां से चले थे बेटा वहीं पहुंच गए, रिजल्टेंट क्या आ गया 0। कितने वेक्टर चाहिए? 3 चाहिए, कम से कम 3 चाहिए, कम से कम 3 चाहिए। 4 से भी हो जाएगा, ए यूँ गया, बी यूँ गया, सी यूँ गया, डी यूँ गया, 4 से भी हो जाएगा। मैंने पूछा कम से कम कितने चाहिए, तो वैसे कम से कम मुझे तो 3 तो चाहिए। और भी ऐसा तो बेटा एक यूँ गया, एक यूँ गया,
एक ही हो गया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल्स टू 0। जहाँ से चले थोड़ा वहीं पहुँच गए, और ऐसे केस में आपका समेशन क्या आ जाएगा 0। तो सेम मैग्नीट्यूड के अगर अलाउ करते हो तो दो वेक्टर भी सम करके 0 कर सकते हैं। अगर आप सेम मैग्नीट्यूड अलाउ नहीं करोगे, लेकिन अगर एक प्लेन है तो एक प्लेन के अंदर बड़ा मुझे कम से कम 3 वेक्टर तो चाहिए, तब जाके समेशन 0 होगा, अदरवाइज समेशन 0 नहीं होगा। अब ऐसी बात एक और पूछ रहा हूं बेटा, मुझे लगता है कि मेरे बच्चे बात तो समझ ही गए हैं, तो सुनना बेटा। एक बात और बोलना चाह रहा हूं, अगर सारे के सारे वेक्टर सेम प्लेन में नहीं है तो सम 0 होने के लिए कम से कम 4 वेक्टर चाहिए। सुनना इस बात को, अगर सेम प्लेन में नहीं है तो कम से कम 4 चाहिए। बड़ा कैसे? जैसे मान लो एक वेक्टर ऐसे है, ठीक है ना, दूसरा वेक्टर ऐसे, ठीक है ना, और तीसरा वेक्टर इस प्लेन में नहीं है। मान लो ना तीसरा वेक्टर ऐसे है, तीसरा वेक्टर ऐसे, और मुझे सम 0 करना है, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, अब एक चौथा डी वेक्टर चाहिए। डी वेक्टर आएगा यहां से यहां, डी वेक्टर आएगा यहां से यहां से। तो अगर मैं कहूं कि बेटा सारे के सारे वेक्टर कोप्लेनार नहीं है, मतलब सेम प्लेन में नहीं है, तो उस केस में रिजल्टेंट 0 करने के लिए कितने वेक्टर चाहिए? तो बेटा उसका जवाब है कि बेटा कम से कम अपन लोगों को 4 वेक्टर तो चाहिए। 4 वेक्टर तो एटलीस्ट हम लोगों को चाहिए बेटा, 3 वेक्टर से पार नहीं पड़ेगी बेटा, कम से कम बेटा कितने चाहिए? 4। क्या बेटा समझ लोगे ना? पहला ऐसे, दूसरा ऐसे, मान ले बेटा तीसरा ऐसे। जैसे तीसरा हो गया, ये वेक्टर 1, ये वेक्टर 2, ये वेक्टर 3, 0 तो हुआ ही नहीं। 0 होने के लिए मुझे यहां पर आना पड़ेगा, 0 यहां पर आने के लिए एक वेक्टर और चाहिए। दिस इज वेक्टर नंबर 1, दिस इज वेक्टर नंबर 2, दिस इज वेक्टर नंबर 3 एंड दिस इज वेक्टर नंबर 4। तो अगर मैं कहूं कि बेटा कोप्लेनार नहीं है, सारे के सारे वेक्टर कोप्लेनार नहीं है, सारे के सारे मतलब सब के सब सेम प्लेन में, ऐसा जरूरी नहीं है, तो उस केस में रिजल्टेंट 0 करने के लिए कम से कम कितने वेक्टर चाहिए? तो आंसर कुड बी 4। बेटा लिखना चाहो इस बात को आप लिख सकते हो, मिनिमम वेक्टर्स all of them are not coplanar। बेटा सारे के सारे कोप्लेनार नहीं है। मिनिमम वेक्टर्स when added, minimum vectors when added will provide 0 resultant will be 4। बेटा कम से कम 4 वेक्टर ऐसे होने चाहिए जो बेटा अगर सेम प्लेन में नहीं है चारों के चारों, तो उनका सम 0 हो तो कम से कम बेटा 4 तो में वेक्टर ऐसे चाहिए। सेम प्लेन में हो तो 3 से काम चल जाएगा, और अगर मैग्नीट्यूड भी सेम रखने के तुम अलाउ करोगे तो 2 वेक्टर से पार पड़ जाएगी, जितना आगे गए उतना पीछे जाओ। तो सेम प्लेन के अंदर अगर आप मैग्नीट्यूड भी सेम रखने की अगर छूट दोगे तो बेटा 2 वेक्टर से भी हम रिजल्टेंट 0 कर देंगे, पहली बात। अगर आप कहोगे सर मैग्नीट्यूड सेम नहीं होने चाहिए थोड़ा, और तुम कहो सर सेम प्लेन अलाउड है, तो सेम प्लेन के अंदर बेटा मुझे कम से कम 3 वेक्टर ऐसे चाहिए जिनका सम क्या होगा 0। और आप कहो कि सर सारे के सारे वेक्टर सेम प्लेन में नहीं होने चाहिए, तो उस केस में क्या होगा? तो उस केस में मुझे कम से कम कितने वेक्टर चाहिए? 4 चाहिए, और ये 4 वेक्टर जो है कुल मिलाकर सम को 0 कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ये हमारा एडिशन ऑफ वेक्टर्स देख सकते हो बेटा। इसी बहाने बेटा हमने 2-3 चीज़ें और देखी, खास तौर से प्लेनार और कोलिनियर टर्म्स देखी। कोलिनियर मतलब बेटा क्या? सेम लाइन के अलोंग। कोप्लेनार मतलब सेम प्लेन में। ठीक है, अच्छे वर्ड है बेटा, हो सकता है कभी शीट में डीपी में कहीं काम आए, तो आपको पहले से पता होना चाहिए।